नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज अब इस वीडियो में हल करते हैं हम कक्षा 10 का अनसॉल्व पेपर गणित विषय का सेट 4 2022 का। तो इसको हल करने के लिए आज हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम सेट 1, 2, 3 ये तीनों के तीनों कंप्लीट करा चुके हैं और इसको भी कंप्लीट करवा देंगे। और आगे के वीडियो और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अनसॉल्व पेपर को पूरा का पूरा हल करवा रहा हूँ। और अब मैंने ये सोचा है कि एक दिन में आप लोगों को 2 सेट पूरे हल करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँ, ताकि आप लोगों की परीक्षाएं भी जल्द आ गई हैं सिर पर और जल्दी से जल्दी पूरी गणित की तैयारी कर सकें और बाकी के विषय भी हम साथ ही साथ तैयार करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सेट 4 आज हल करते हैं। तो इसके लिए आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें और अपना सपोर्ट भी हमें दीजिए। तो चलिए हल करते हैं आज का सेट 4। और अनसॉल्व पेपर से ही ये मान के चलिए अधिकतर बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी और प्रश्न पत्र में आती ही हैं बदल बदल करके। ठीक है, हम पूरा हल करवाएंगे तो ये चीज़ें सब कुछ देखने को मिलेंगी। ठीक, तो निर्देश हम पहले ही बता चुके हैं और निर्देश के लिए कैसे हल करना है ये इसी प्रश्न पत्र में हम समझते चलेंगे। तो देखो, निर्देश जो होते हैं उनके लिए भी समय 15 मिनट अलग से निर्धारित हो। निर्देश पढ़िए, निर्देश पढ़ने के बाद आप एक से लेकर के आखिरी तक जहाँ जैसे भी आपको हल करना हो करिए। ठीक है, बशर्ते जो प्रश्न पहला है इसके चारों के चारों यानी 6 प्रश्न जो होते हैं इनको आपको एक साथ ही करना है। ठीक है, इनको ऐसा नहीं है कि हम एक का इधर कर लिया बाकी उधर कहीं दूसरी जगह करने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। इनको एक जगह ही आपको करना होगा। तो चलिए हल करते हैं, कैसे करना है इस वीडियो में सब कुछ पता चलेगा। ठीक, तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4.1 का। तो देखते हैं भाई, प्रश्न संख्या 1 का कहता क्या है और हमें प्रश्न संख्या किस तरीके से लिखना है। ऊपर टॉप पर ही लिखना है। ऐसा करने से एक एडवांटेज ये रहता है कि एग्जामिनर की नज़र तुरंत आपके सवाल पर पड़ेगी और वो उसका अंकन जो करना है कर देगा, है ना। तो देखिए, कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक का है, तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना इसमें विषम पूर्णांक कौन होगा। तो अब देखो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि p एक हमारा यहाँ पर जो है सम हो, ठीक है, या विषम। इनमें से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन एक हमें यहाँ पर बता रही है 2p+1, क्योंकि किसी भी संख्या में यदि हम 2 से गुणा करा दें तो वो चाहे जितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो वो सम हो जाती है, और यदि उसमें एक ऐड कर दें तो विषम हो जाएगा। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा, 2p+1। 1 नंबर का सवाल है, तो डायरेक्ट आंसर में हल में आप लिख सकते हैं 2p+1 और यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसमें हल करने कुछ नहीं बनता। ठीक, तो अब इसका अगला नंबर देखिए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2 यानी प्रश्न संख्या 1 का खाद जो है वो क्या कहता है। कह रहा है बिंदु -4, बी के 4, और सी 0, 3 एक त्रिभुज के शीर्ष है, वह त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होगा या समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको कैसे हल किया जाए, कैसे हम देखो, ऐसे मौखिक तो इसका उत्तर दे नहीं सकते, ये कैसा हो कैसा नहीं, तो इसको हमें हल करके ही पता करना होगा। तो इसको हल करते हैं। ठीक है, तो देखो, हल करने में थोड़ा सा बड़ा है और समझाना भी है, इसलिए इस सवाल को केवल हमने हल कर लिया, बाकी आपको ओरली हल करके ही दिखाएंगे। तो हल करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया। क्योंकि ये सवाल में ही क्या कहा था कि ये त्रिभुज के निर्देशांक हैं। ठीक है, शीर्षों के निर्देशांक हैं। तो हमने एक ये त्रिभुज बना लिया और ABC नाम दे दिया। ए के निर्देशांक दिए थे -4, बी के 4, और सी के 0, 3 थे। ठीक है ना, ये 0, 3 है। तो अब इसको हल करने के लिए क्या करना होगा, हमें AB, BC और AC इनके बीच की दूरियां निकालनी पड़ेंगी। तो दूरियां निकालने के लिए एक सूत्र होता है जिसको दूरी सूत्र भी कहा जाता है।
या हमने लिखा दो बिंदुओं x1 y1 व x2 y2 के बीच की दूरी, यानी दूरी का सूत्र जो होता है वो ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के भीतर। ये सूत्र लगा दिया, ठीक। अब बस इसी सूत्र में हमें क्रम से 1 बाई 1 करके मान रखते जाना है। तो जैसे पहले हमने ए बी बराबर निकाला, तो ए बी बराबर में क्या लिया, ये अगर हम इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2 माना, तो देखो सूत्र में पहले x2 का मान क्या होगा 4 होगा, माइनस माइनस सूत्र वाला आ गई ये, फिर x1 का मान क्या होगा -4, तो वो रखा, फिर पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 0 और y1 क्या है वो भी 0, ये हो गया। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 + 4 का होल स्क्वायर प्लस 0, तो ये कितना आ गया √64। अब इसका वर्गमूल ले लिया तो ये आ गया 8 मात्रक, ठीक। इसी तरीके से BC निकाला, तो BC के लिए ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 हो गया, ठीक। तो देखो फिर क्या सूत्र वही x2 माइनस x1, इसी में मान रखना है, तो x2 के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा 0, ठीक है। ये x2 माइनस x1 क्या होगा 4 होगा, तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 0, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर रख दिया। तो देखो 0 माइनस 4 4 बचेगा, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 3 में 0 होगा 3 ही रहेगा, 3 का वर्ग कितना होता है 9, अब 16 9 होगा ये 25, और ये BC बराबर कितना आ गया 5 मात्रक, ये आ गया। अब इसी तरीके से हम AC भी निकालेंगे, तो AC के लिए देख लो भाई, ये AC अगर इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2, या इसको x1 y1 इसको x2 y2 कैसे भी कर लो, तो यहाँ पर हमने क्या किया AC बराबर, देखो इसको x2 मान लिया, ठीक है ना, ये -4 और x2 y2 इसको x1 y1 ऐसे क्रम से ही मानते चले गए हैं, ठीक। तो ये क्या होगा -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो रख दिया, तो ये कितना आ गया 16 + 9, ठीक। तो ये भी कितना आ गया 5 मात्रक। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि जो ABC है एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, चूंकि BC और AC क्या आ गया, देखो BC भी 5 मात्रक AC भी 5 मात्रक, तो इसका मतलब ये कैसा त्रिभुज हुआ, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ये बात अच्छे से क्लियर हो गई, तो इसका विकल्प कौन सा सेकंड नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आशा ये सवाल अच्छे से ऐसे ही समझ गए होंगे, बाकी आगे के हल करके हम दिखाते हैं। अब देखिए अगला जो सवाल है प्रश्न संख्या 1 का घ क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर उनकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा। यहाँ पर उनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है, ठीक है ना। तो ये सवाल हम देखते हैं और हल करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने क्या किया, मान लिया माना त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो ये समरूप हो गया। यहाँ पर दो त्रिभुज हमने जो माने उनको बना लेना है। तो अब देखो इसकी ऊंचाई मान लेते हैं m, ठीक है ना, इसकी मान लेते हैं n, ठीक। तो अब देखो एक चीज़ ये हमेशा याद रखिए, यदि त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के वर्गों के अनुपात के बराबर भी होगा, ठीक। तो ये चीज़ भी यहाँ ध्यान रखिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर इनकी संगत ऊंचाइयों के, संगत ऊंचाइयाँ कौन है AM, क्योंकि सवाल में कहा उनकी ऊंचाइयों के अनुपात का क्या होगा, ठीक है ना, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इनके बराबर होता है। तो AM² इधर से PN², ये हो जाएगा। तो अब देखो ABC का क्षेत्रफल क्रमशः जब कह दे, जब भी क्रमशः सवाल में कह दे तो इसका मतलब क्रम से, पहले ABC आया तो ABC का क्षेत्रफल कितना 20 होगा और PQR का 45, ठीक। तो हम लिख सकते हैं 20/45 बराबर AM/PN। इनका देखो दोनों में वर्ग है तो एक ब्रैकेट में लिख लो। तो अब इनमें 5 जाएगा भाग, तो 5 को 20
और 5वां 45, तो ये 4/9 बराबर AM अपान PN का होल स्क्वायर ही आएगा। अब ये वर्ग में, इसको भी वर्ग में कन्वर्ट कर लो, तो ये आ जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर बराबर AM अपान PN का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा AM अनुपात PN बराबर 2:3। देखो AM अपान PN बराबर 2/3 आया, तो अनुपात में कन्वर्ट कर देना है, और यही इसका हो गया आंसर। तो अब ये देख सकते हैं कौन सा विकल्प है, वही आंसर हो जाएगा, यानी ये विकल्प है थर्ड वाला। ठीक, थर्ड सही है। अब आंसर लिख दिया तो एग्जामिनर इसको खुद देख लेगा, तो कुछ इधर उधर वो नहीं देखेगा, नंबर दे देगा। ठीक है, अगला नंबर। अब देखिए अगला सवाल है, यानी प्रश्न संख्या 1 का घा। 1 का घा जो है वो कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 2AB अपान A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो सेक थीटा नहीं कास थीटा का मान क्या होगा। तो हमसे कास थीटा का मान पूछा और tan थीटा बराबर ये दिए हैं, तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ दी है वो लिख लेते हैं। हमें दे रखा है tan थीटा बराबर 2AB अपान A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब ये बताओ tan थीटा बराबर ये है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यही तो होता है ना। तो अब हम क्या करते हैं, एक बना लेते हैं त्रिभुज। ये त्रिकोणमिति का सवाल है, त्रिकोणमिति जो है ना समकोण त्रिभुज पर लागू होती है, तो नाम दे दो ABC। तो अब लंब 2AB है ना, लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो जाएगा 2AB, और आधार क्या हो जाएगा इसका A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हमें समकोण त्रिभुज जब पता चल गया, तो अब इसमें हमें कर्ण का मान और पता चल जाए, फिर हम कास का निकाल लेंगे। तो अब देखो लगा दो कास थीटा बराबर, तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, समकोण त्रिभुज ABC में लगा दिया पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब रख दो मान, कर्ण क्या AC, तो AC स्क्वायर बराबर लंब AB स्क्वायर प्लस BC आधार है ना, तो AC का मान तो पता है ना, ये तो AC बराबर चलने, तो AB का मान क्या दे रखे हैं 2AB, तो रख दो 2AB का होल स्क्वायर प्लस BC का A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और पूरे का होल स्क्वायर होगा, तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो। देखो A स्क्वायर, A का मान पूरा का पूरा ये रखा जाएगा 2, तो देखो सब चीज़ें जब गुणा में लिखें तो पूरा का पूरा एक पद माना जाता है, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, और A स्क्वायर और ये B स्क्वायर, ये हो गया प्लस। अब ये A माइनस B का होल स्क्वायर, इसको ओपन करिए सूत्र लगा करके, यहाँ पर हम दिखाई देते हैं, चूँकि A स्क्वायर माइनस नहीं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB बराबर क्या होता है, यहाँ बराबर क्या हम ये इधर दिखा रहे हैं A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर ये चीज़ होती है। ठीक है ना, A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर ये होता है इतना, तो यही चीज़ तो यहाँ अब हमें लगाना है। तो बस अब ध्यान दो, A के स्थान पर, यानी A के स्थान पर क्या A स्क्वायर है, तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A⁴, फिर क्या है प्लस B, तो B⁴, तब माइनस 2AB, तो -2 A के स्थान पर क्या है A स्क्वायर और B के स्थान पर B स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसको पहले लिख लो A⁴ प्लस B⁴। अब देखो 4A स्क्वायर B स्क्वायर में 2 लेस कर दो, तो बचेगा कितना प्लस का 2A स्क्वायर B स्क्वायर। अब यही सूत्र तो इसका होता है, हालांकि बस ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। ये किसके बराबर आ गया AC स्क्वायर के, तो इसका अब क्या करो वर्गमूल ले लो, तो AC बराबर आ जाएगा √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये AC बराबर आ गया। ठीक, तो अब हमसे कास का मान पूछा है ना सवाल में, तो कास थीटा का मान होगा, तो अब लगा दो कास थीटा,
तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक, तो बराबर आधार कितना है, आधार तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, रख दो माइनस बी स्क्वायर बटे कर्ण, कर्ण ए सी है, ए सी का मान ये निकल कर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे अंडर रूट कहाँ से आएगा, खुद ही स्क्वायर है ना, तो ये अंडर रूट नहीं रहेगा। ठीक, क्योंकि ये स्क्वायर तो पहले से इसका वर्गमूल है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आ जाएगा, और इसका जो आंसर होगा ना वही ये आंसर हो जाएगा, कास थीटा बराबर ये आंसर है। और इस तरीके से ब्रैकेट में बंद करेंगे, एग्जामिनर की तुरंत नज़र पड़ेगी, तो ऐसा आप भी करिए। अब अगला नंबर यानी प्रश्न संख्या 1 का अंगा, तो 1 का अंगा देखो क्या कह रहा घड़ी, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल होगा, यानी हमसे क्षेत्रफल पूछा है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, तो ये लिख लो मिनट मिनट की सुई की लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर, यही दिए। तो अब इससे क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल पूछने का मतलब है कि हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के मतलब चाहने के लिए क्या त्रिज्या पता होना चाहिए, तो इसलिए हम कह सकते हैं त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। भाई ये क्यों, क्योंकि देखो घड़ी मान लो ये है, ये ठीक ऐसा ही तो बनेगा, ये कितनी हो गई 14 14, ये भी यहाँ हम ये समझा रहे हैं इसलिए इतना सब नहीं, तो बहुत ही ये सवाल 60 में लगाने वाले हैं, क्योंकि इनमें क्या नंबर तो कुछ मिलेगा नहीं, और ये थीटा में पता नहीं, इसको भी निकालना पड़ेगा। तो ये चीज़ समझिए, ये त्रिज्यखंड ही तो बना, तो हमें क्या त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल निकालना है। तो ये मिनट की सुई की लंबाई कितनी 14 सेंटीमीटर, तो इसलिए त्रिज्या कितनी हो चुकी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि भाई जैसे यहाँ से यहाँ तक है या यहाँ से यहाँ तक पहुँची, तो ये क्या ये त्रिज्या की दूरी तो चल रही है, उसकी लंबाई सेम रहेगी हर जगह, तो ये समझो। तो अब हमें निकालना पड़ेगा थीटा, थीटा निकालने के लिए एक चीज़ ये समझो, हम ये दिखा रहे चूंकि मिनट की सुई, मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में अंतरित कोण बराबर 60 मिनट में कितना अंतरित करता है 360 अंश, ठीक है ना, 60 मिनट में 360 अंश अंतरित करता है। तो अब अगर हम 1 मिनट में निकालें तो 1 मिनट में क्या करेगा, तो इसलिए 1 मिनट में अंतरित कोण, अंतरित कोण बराबर, यानी अभी 60 से क्या करो भाग कर दो, क्योंकि 1 घंटा में घड़ी जो है ना 1 घंटा में पूरा क्या कर लेती है, एक चक्कर पूरा करती है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होते हैं। तो अब 60 से दे दो भाग, 360 बटे 60 का 2 तो 6 कम 6 6 36, तो यानी कितना आ गया, तो इसलिए थीटा बराबर, यानी थीटा बराबर कितना आ जाएगा 6 आया, तो 6 अंश, थीटा 6 आ गया। तो अब थीटा पता चल गया, त्रिज्या पता ही है, लगा दो त्रिज्यखंड का सूत्र, ठीक है ना। तो अब क्या क्या पूछा है सवाल में, कहा है तो मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, ठीक, तो सुई द्वारा 1 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर, अब देखो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360,
यानी कितने कोण पर वो चल रहा है, वो थीटा होता है। और बटे 360, 360 क्यों? क्योंकि पूरे वृत्त का मान क्या होता है 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो क्षेत्रफल की बात हुई है तो वृत्त का क्षेत्रफल का ये तो एक त्रिज्यखंड भाग होता है, इसलिए पाई आर स्क्वायर लगाओ। रख दो मान, थीटा का मान कितना 6 बटे 360, ठीक, इंटू पाई का मान रखिए 22/7 इंटू आर का मान 14 गुणा 14। 7 से इसको काटो, 7 दूना 14, 6 से इसको काटो 6 36, 2 से इसको काटो तो 30, इनका करा लो गुणा तो 14 दूना 28, 14 दूना 28 और 2 30, 308 बटे 30। इसका यदि हम भाग दें तो भाग देंगे तो आ जाएगा 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि क्षेत्रफल है तो इतना ही हम इकाई लिखेंगे और ये ही हो गया इसका आंसर। ऐसे कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर की नज़र तुरंत पड़ेगी। ठीक है, तो अब इसका अगला नंबर भी देख लेते हैं जो कि है प्रश्न संख्या 1 का चा। तो अगला जो सवाल है, जैसे कहा था एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है। तो इसमें जो ये जो विकल्प ये हमारा तीसरा है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है ना, यही सही होगा। तो ये तो सूत्र है, इसमें कुछ हल करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ये हल कर दिया, इसे डायरेक्टली हमने लिख दिया है। अब जो आगे है वो हल करने वाले प्रश्न फिर आए, और प्रश्न दूसरा जो है वो भी प्रत्येक सवाल 1 अंक का होगा और उत्तर जो अंक है उसके सामने खुद लिखे होते हैं। तो चलिए हल करते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2 का। तो देखो 2 का जो है वो कह रहा है चित्र में PS/SQ बराबर PT/TR और कोण PST बराबर PRQ, तब सिद्ध कीजिए कि कोण PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें सबसे पहले हम वो चीज़ आपको लिख कर दिखा देते हैं जो चीज़ें दी गई हैं। तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे दिया है। यह 1 अंक का सवाल है, आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बाकायदे हल करके दिखा रहे हैं। क्या दिया है? PS/SQ बराबर PT/TR और इसके अलावा कोण PST बराबर दे रखे हैं कोण PRQ। और जो हमें सिद्ध करना है वो क्या है? तो हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है। तो चलो सिद्ध करते हैं, या उपपत्ति हल कुछ भी डाल लो, उपपत्ति डाल दिया हमने, ठीक है ना। उपपत्ति में क्या करते हैं, चीज़ समझ में आ गई, जो दिए वो लिखा, अब उपपत्ति करते हैं कुल मिला करके। सवाल में जो चित्र है, चित्र हम बना लेंगे। PQR और ये दे रखे हैं ST, तो ST दे दिया। अब ये कोण और ये कोण बराबर है, तो हल करते हैं भाई। उपपत्ति में देखिए हमें क्या दिया है, PS/SQ, PS/SQ बराबर PT/TR, ये दिया है। इसको लिख दो, कारण भाई हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये दिया है हमें, ठीक, दिया है। तो अब यहीं से ये समझ लो, यदि PS/SQ बराबर PT/TR, यानी ये त्रिभुज है, ये अनुपात मिल जाए भुजाओं का, ठीक है, तो ये रेखा जो कैसी होगी, समांतर होगी थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो यही हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से,
ठीक है। इसी थेल्स प्रमेय को कुछ लोग आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। ठीक, तो ये नाम छोटा पड़ जाता है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया, थेल्स प्रमेय के विलोम से। क्या हो जाएगा, एस टी समांतर क्यू आर, ये हो जाएगा। अच्छा, जब ये समांतर हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, कोण ये पी एस टी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तब हम कहेंगे भाई कोण, या इसको कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी एस टी के, कोण पी एस टी के। अच्छा, इसको बराबर हम क्यों कहेंगे, संगत कोण है भाई, संगत कोण। यदि रेखाएं समांतर है तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी तरीके से ये कोण पी क्यू आर, इसके ये किसके बराबर होगा, पी टी एस के कोण, या ये हम ना लिखें, क्या लिखने से फायदा, हमें ये केवल बताना ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अब एक चीज़ और देख लो, हमें दिया है कोण, ये जो पी आर क्यू है ये पी एस टी के बराबर है, इसको भी लिख लो, कोण पी आर क्यू बराबर कोण पी एस टी के, ये हमें ऑलरेडी दिया है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, ये दिया है। तो अब देखो, इसको कह लो ये समीकरण 1, इसको समीकरण 2। तो अब क्या करो, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से हमें क्या पता चला, देखो दायां पक्ष दोनों का बराबर, तो आपस में ये दोनों हो जाएंगे बराबर। तो हम कह सकते हैं कोण पी आर क्यू बराबर हो जाएगा कोण पी क्यू आर के। तो ये जब बराबर हो गए तो इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक, तो पी आर क्यू के समूह भुजा क्या है, पी आर क्यू की है पी क्यू, पी क्यू बराबर, और पी क्यू आर की सम्मुख भुजा क्या है, पी आर, पी आर, ये हो गया। तो यहीं से हम कह सकते हैं, अच्छा ये बराबर भाई जब कर दिया तो इसका कारण भी लिखना पड़ेगा। तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये कारण हो गया इसका, होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो यहीं से हम कह सकते हैं, अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, यही प्रूव करना था, जो कि हो गया प्रूव्ड। तो अब अगला नंबर भी देखेंगे। अब जो अगला सवाल है, प्रश्न क्या 2 का खा, वो कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 6 स्क्वायर 60 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल में कहा है, तो चलो इसको हल करते हैं भाई। तो हल करने के लिए सवाल लिख लिया, तो अब इसमें क्या है, मान नहीं रखना है और कुछ नहीं, इसलिए आपको सारणी याद करना होगा। अब याद कैसे करना है, इसके लिए कल एक हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ये देखिए 5 cos 30 का मान, तो 5 cos इंटू cos 60 का मान क्या होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करना होगा, ठीक। प्लस 4 sec स्क्वायर 30 है, तो 4 इंटू सेक कास का उल्टा होता है, कास 30 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 10 स्क्वायर 45 है, तो 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर दो, ठीक। अपान साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस कास 30 का मान होता है √3/2, तो इसका होल स्क्वायर एज इट इज़ कर दिया। तो अब देखो 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/4, प्लस 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर, तो 4/3, √3 का वर्क करेगा तो केवल रूट हटेगा, तो माइनस का 1 अपान ये
1/4 प्लस 3/4, क्योंकि √3 का वर्ग 3 होता है। तो अब क्या करूँ, ऊपर ऊपर का गुणा, तो देखो 5/4, ठीक, प्लस 4 चौको 16/3 माइनस 1/1, ऐसे कर लिया भाई। कुछ है नहीं तो बटे में एक तो होगा ही होगा। तो अब देखो इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना मिलेगा 4, तो ऊपर जुड़ जाएंगे 1 + 3 कितना, ये भी 4 आ जाएगा, 4 ये उड़ा लो इनको, तो बचे क्या, ये इनका ले लो एलसीएम, तो एलसीएम कितना चाहते हैं 12 एलसीएम आ जाएगा। तो अब देखो 4 का भाग 12 में 2 कई बार 3 बार जाएगा, तो 3×5 = 15 कह सकते हैं, ठीक है ना। अब 3 का भाग 12 में 2 कितने बार जाएगा 4 बार, तो 16 चौको 16 गुणा 4 में, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 1, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम नहीं आता तो अभी हम सिखा देंगे कैसे लिया जाता है, पहले हमें भी नहीं आता था, ठीक। तो 15 में 12 लेस का 2 बचे 3, 3 64 67, 67/12, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला नंबर अब देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का गा, 2 का गा, मतलब 2 का गा जो है कह रहा है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के किनारे आपस में मिले हुए हैं, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो 1 नंबर का सवाल है, इसमें चित्र हम नहीं बना रहे, चित्र क्योंकि घनाभ बनाना है एक दूसरे से जोड़ के तो थोड़ा लंबा बनेगा, समय लगेगा, तो समय बचाने के लिए चित्र नहीं बना रहे। 1 नंबर का सवाल है, क्या काटेगा, कुछ नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या दिए हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना घन, यानी 2 घन है तो प्रत्येक घन की भुजा बराबर, प्रत्येक घन की भुजा बराबर a सेंटीमीटर मान लिया। भाई 2 घन है तो प्रत्येक घन की भुजा हमने मान ली a सेंटीमीटर। अब हम क्या सूत्र लगाएं, तो यहाँ पर देखो हमें आयतन पता है, तो आयतन का ही सूत्र लगा दो और कुछ नहीं, आयतन का ही सूत्र लगाएंगे। तो देखो घन का आयतन बराबर होता है a³, ठीक। घन का आयतन बराबर क्या होता है a³। तो अब घन का आयतन सवाल में देखिए कितना दे रखा है, ये 64 घन सेंटीमीटर, तो यहाँ हम 64 घन सेंटीमीटर बराबर क्या है a³। तो यहाँ से दोनों पक्षों का घन ले लो, तो ये 64 कितने घन होता है 4 का, तो 4 का क्यूब बराबर a³, तो a से a कैंसिल कर दो, तो यानी a बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से हमें पता चला अतः प्रत्येक घन की भुजा बराबर कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। तो अब घनों को मिलाकर जो घनाभ बन रहा है उसकी विमाएं क्या होंगी, तब हम लिख सकते हैं घनों को मिलाकर बने घनाभ की विमाएं होती हैं उसकी भुजाओं की लंबाइयाँ, ठीक है, उसको विमा कहते हैं। तो L बराबर क्या हो जाएगा 4 + 4, ठीक भाई। L बराबर 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। जो परिवर्तन आएगा वो केवल लंबाई में ही आएगा, और B बराबर क्या हो जाएगा 4 रहेगा, और H बराबर ही भी क्या रहेगा 4 ही रहेगा, ठीक। आज घन कहीं लिए थे लेकिन कहीं रख दिया है, पता नहीं है, फिर हम दिखाते समझाते, खैर कोई बात नहीं। अब हमसे क्या पूछा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सूत्र लगा दो, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB + BH +
HL, ये सूत्र होता है। तो इससे मैं रख दो मान 2 इंटू L का मान कितना है 8 इंटू B का मान है 4, तो और यहाँ से प्लस BH यानी 4 गुणा 4 प्लस HL यानी 4 गुणा 8। ठीक, तो 2 इंटू 8 चौक 32 प्लस 4 चौको 16 प्लस फिर 32, तो देखो 32 32 64 और 16 80, तो 2 इंटू 80, तो 2 अट्ठे 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगा इसका आंसर। ठीक, तो अब अगला नंबर सवाल। अब देखो जो प्रश्न संख्या 2 का घ है, तो इसमें सवाल एक बार हम पढ़ रहे कर, एक कारखाने के 50 कर्मियों की दैनिक आय निम्नलिखित सारणी में दी गई है। आय दैनिक में और कर्मियों की संख्या। फिर इससे पूछा क्या उपर्युक्त सारणी से बहुलक वर्ग की उच्च सीमा व निम्न सीमा ज्ञात कीजिए। सीमाएं पूछी है, तो ज़्यादा कुछ तो हल करने में है नहीं, तो इतनी जो जगह बच रही इतने में हम इस सवाल को कर सकते हैं। ऐसा प्रश्न पत्र में भी आप कर सकते हैं, अंक नहीं कटेंगे। ठीक है, क्योंकि इतने में सवाल आ जाएगा और एग्जाम में देखेगा अंक दे देगा। तो हम पहले तो इसकी क्या निकालेंगे, बहुलक वर्ग होगा क्या। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या होता है, जो हमें सारणी दी हो उसमें जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही होता है बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर देख रहे हैं 14 जो है ना उसकी बारंबारता सबसे अधिक है, वो बहुलक वर्ग अंतराल कौन सा होगा 120 से 140। तो हम लिख सकते हैं 120 से 140। तो अब देखो यहाँ निम्न सीमा क्या होगी, निम्न सीमा बराबर 120 और उच्च सीमा बराबर 140। यही इसके आंसर हो गए। ठीक, तो अब हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। बाकी के अगले वीडियो में आगे के सवाल बताएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार।